हम लोग पढ़ रहे हैं विलियन के सांद्रण की इकाइयां, जिसमें हम लोगों ने मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाव आदि की बात की थी और उसको हम लोग क्रम से पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लास्ट वीडियो में मोलरता के बारे में पढ़ा था। आज उसी विलियन के सांद्रण की इकाइयों के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन के सांद्रण की अगली इकाई नॉर्मलता। क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित कुछ उदाहरणों को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मलता क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि मोलरता क्या होता है। मैंने कहा था कि प्रति लीटर विलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से नॉर्मलता की भी मीनिंग होती है। क्या मीनिंग होती है? मैं इसको लिखता हूं। प्रति लीटर विलियन में, प्रति लीटर विलियन में मौजूद, प्रति लीटर विलियन में मौजूद विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। जरा इसको ध्यान दीजिएगा। मोलरता में क्या बताया गया था कि प्रति लीटर विलियन में मौजूद विलेय के, बार बार आपको बताया जा रहा है कि विलियन की सांद्रता जब भी बताई जाती है तो उसमें विलेय की मात्रा को हम लोग बताते हैं। सांद्रता बताते हैं विलियन की, लेकिन एक्चुअल उसमें मौजूद विलेय की मात्रा को हम लोग बताते हैं। तो इसीलिए इसमें विलेय की मात्रा लिखा रहेगा। किसमें? तो विलियन में। वहां पे था कि प्रति लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रति लीटर विलियन में मौजूद विलेय के तुल्यांकों की संख्या, या कह सकते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि प्रति लीटर विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता को प्रदर्शित करती है। आइए इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे नॉर्मलता बराबर, ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या लिखेंगे ऊपर? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसमें? तो प्रति लीटर विलियन में। तो हमने यहाँ पे बटा का निशान लगा दिया और नीचे क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन किसमें लेना है हमको? तो लीटर में। देखिए आप परिभाषा इधर से बना सकते हैं कि प्रति लीटर विलियन में मौजूद विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। तो विलियन में, प्रति लीटर विलियन में कितने विलेय के ग्राम तुल्यांक मौजूद हैं, वही विलियन की नॉर्मलता कहलाएगी। तो इसका फार्मूला बन गया। अब इसको हम लोग सिंबॉलिक रूप में जरा लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल N से। तो N बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं तुल्यांकों को इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के लिए हम लोग संकेत क्या लेते हैं? EQ। तो N बराबर हो जाएगा EQ अपान विलियन का आयतन है। आयतन इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है। तो सिंबल हमेशा हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट से बनाते हैं। तो वॉल्यूम के लिए ले लेंगे V, और ये आयतन किसमें लेना है? लीटर में। तो नीचे लिख लेंगे VL। तो इस तरीके से नॉर्मलता को हम लोग सिंबॉलिक रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं। N बराबर EQ अपान VL। N क्या है? नॉर्मलता है। EQ क्या है? तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। और VL क्या है? तो विलियन का आयतन लीटर में है। ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि इस EQ को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, EQ का मान कैसे हम लोग निकालेंगे।
तो EQ यानी ग्राम तुल्यांकों का जो फार्मूला होता है इसको हम लोग ऐसे काउंट करते हैं, EQ बराबर होता है गिवन मास बटा इक्विवेलेंट मास। क्या फार्मूला इसका होता है? गिवन मास बटा इक्विवेलेंट मास। ये गिवन मास का मतलब क्या है? विलेय की मात्रा, या यूं कह सकते हैं विलेय की दी गई मात्रा, ठीक है, बटा EM क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास बोलते हैं इसको, तो हिंदी में इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार, ठीक है। तो आप इक्विवेलेंट को विलेय के ग्राम तुल्यांकों को कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो भी सवाल में विलेय की मात्रा दी रहेगी उसमें उस विलेय के तुल्यांकी भार से भाग दे देंगे तो आपको विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मालूम हो जाएगी, ठीक है। अब इस मान को, इस EQ के जगह पे इस मान को हम लोग पुट कर देते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा? यह मान इस समीकरण में रखने पर n बराबर हो जाएगा W अपान EM इंटू VL। एक फार्मूला ये भी बन गया, यानी नॉर्मलता निकालने के लिए हमको विलेय का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए और साथ ही साथ उस विलेय का तुल्यांकी भार भी ज्ञात होना चाहिए और विलयन का आयतन भी हमको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जानने वाली बात है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास को कैसे काउंट करते हैं। तो इसका भी फार्मूला मैं इधर लिखता हूं, EM इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर मास। मोलर मास को मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या बोलते हैं? अणु भार। और इसको निकालना मैंने बताया था कि चैनल पे इसको निकालने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वहां से आप देख सकते हैं अणु भार किसी पदार्थ का कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है अणु भार बटा n फैक्टर। तो यदि आपको किसी पदार्थ का अणु भार मालूम हो और उसका n फैक्टर मालूम हो, n फैक्टर कैसे निकालते हैं एक अपने आप में अलग चीज है, अभी मैं इसको सिखाऊंगा कि n फैक्टर को कैसे निकालते हैं। तो यदि किसी पदार्थ का आपको n फैक्टर मालूम है और उसका अणु भार मालूम है तो आप उसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तुल्यांकी भार का फार्मूला ये हो गया। अब इस तुल्यांकी भार वाले फार्मूले को यहाँ पे तुल्यांकी भार जो लिखा हो यहाँ पे रख देते हैं तो नॉर्मलता बराबर क्या बन जाएगा? अभी ये बन जाएगा W इंटू, चूंकि EM इक्विवेलेंट मास नीचे है तो ये n फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो W इंटू n फैक्टर और बटा में हो जाएगा ये मोलर मास नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा मोलर मास यानी अणु भार विलियन का आयतन लीटर में। देखिए एक फार्मूला और बन गया। तो आपको नॉर्मलता निकालने के लिए विलेय का भार चाहिए, उसका n फैक्टर मालूम होना चाहिए, उसका अणु भार मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ वो विलेय जिस विलायक में मिलकर विलयन बना रहा है उस विलयन का आयतन भी हमको मालूम होना चाहिए। तो इतना डाटा यदि आपके पास है तो आप नॉर्मलता को काउंट कर सकते हैं। अब इसमें जरा एक चीज देखेंगे कि ये इतना जो मान है ये इतना मान, पीछे हम लोगों ने मोलरता जब पढ़ा था, मोलरता यानी m बराबर, तो वहां पे यही फार्मूला तो आया था W अपान mm इंटू VL। यही फार्मूला तो निकल के वहां पे आया था मोलरता का। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि मोलरता का फार्मूला यही था। तो नॉर्मलता में भी इतनी चीज आ गई तो ये चीज हम हटा के, क्योंकि ये चीज इतनी चीज जो है मोलरता के बराबर है तो इतनी चीज हम हटा के यहाँ पे मोलरता यानी m रख सकते हैं। तो नॉर्मलता का एक नया फार्मूला बन गया n बराबर m इंटू n फैक्टर। मतलब क्या इसका हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको मोलरता मालूम है और n फैक्टर मालूम है तो भी आप नॉर्मलता को काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या यूं कहा जाए ये जो फार्मूला है ये हमको नॉर्मलता और मोलरता में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। और परीक्षा में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अभी हम लोग एक आध न्यूमेरिकल इस पर आधारित करेंगे।
जिसमें नॉर्मलता दे के सीधे सीधे मोलरता पूछ देता है या मोलरता दे के सीधे सीधे नॉर्मलता पूछ देता है। तो काफी महत्वपूर्ण संबंध है ये नॉर्मलता और मोलरता में, और इस फार्मूले को भी आप नोट कर लेंगे। तो आई होप आपको नॉर्मलता क्या होती है इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित सारे फार्मूला आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि नॉर्मलता जो होता है वो प्रति लीटर बिलियन में मौजूद विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को कहते हैं। इसको हमने सिंबॉलिक रूप में लिखा है नॉर्मलता n बराबर EQ अपॉन VL। EQ को कैसे काउंट करते हैं, जैसे पिछली वीडियो में बोला गया था कि यहाँ पे n होता है, n को कैसे काउंट करते हैं तो गिवन मास बटा मोलर मास, और यहाँ पे EQ को कैसे काउंट करते हैं तो गिवन मास बटा इक्विवेलेंट मास। अब फिर इसके बाद ये मान हम लोगों ने इस फार्मूला में रख दिया। ठीक है, ज्यादा इस सूत्रों को मॉडिफाई करने का मतलब ये होता है कि इन सभी सूत्रों पे आधारित सवाल आपसे पूछ देता है। एक सूत्र पकड़ के बैठेंगे तो फिर आप सवाल को नहीं लगा पाए, इसीलिए सूत्रों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि जो जिस तरीके जितना डाटा आपको दिया हो उस डाटा के हिसाब से आप सवालों को न्यूमेरिकल्स को हल कर सकें। ठीक है, तो हमने इसमें नॉर्मलता वाले फार्मूले में EQ का मान रख दिया तो ये फार्मूला निकल के आया। फिर हमने क्या किया कि EM बराबर यानी अच्छा एक अपने आप में अलग फार्मूला ही है। बहुत सारे सवाल में सिर्फ तुल्यांकी भार पूछ देता है कि इस पदार्थ का तुल्यांकी भार बताइए, तो आप इसको याद रखेंगे कि तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटा n फैक्टर। n फैक्टर कैसे निकालते हैं क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। फिर मैंने इस फार्मूला को यानी EM का जो मान इस फार्मूले में रख दिया तो ये सूत्र निकल के आया। फिर इसमें हम लोगों ने देखा कि इतना जो मान है ये मोलरता के बराबर है, ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने ये मान इतना हटा के इसके जगह m रख दिया, और जब m रखा तो हमने नॉर्मलता और मोलरता में एक रिलेशन निकाले, एक संबंध निकाल दिया। इसका फायदा ये हुआ कि यदि नॉर्मलता दे के आपसे मोलरता पूछे या मोलरता दे के नॉर्मलता पूछे तो भी आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और बच रहा है, इसके पहले हम लोग n फैक्टर को निकालना सीखे। एक चीज और बच रहा है कि इस नॉर्मलता की इकाई क्या होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप निकाल सकते हो EQ अपॉन VL। तो EQ के लिए हम लोग EQV लेते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे लेते हैं ग्राम तुल्यांक। ऊपर हमने ग्राम तुल्यांक लिखा तो उसकी यूनिट वही होती है ग्राम तुल्यांक, और क्या लिखेंगे प्रति लीटर। देखिए प्रति लीटर विलियन में मौजूद ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता है, तो ये इसकी यूनिट भी हो जाएगी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इसको सिंबॉलिक रूप में आप ऐसे लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो चाहे यूनिट इस तरीके से मिले चाहे यूनिट इस तरीके से मिले, या इसकी एक तीसरी यूनिट भी होती है, जैसे मैंने मोलरता में बताया था कि मोलरता की यूनिट जो होती है वो कैपिटल M होती है, उसी तरीके से नॉर्मलता की यूनिट कैपिटल N लिखा होगा। इन दोनों यूनिट की जगह पे ये भी लिखा हो सकता है। तो इस तरीके से तीन तरीके से नॉर्मलता की इकाई को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, या सिर्फ कैपिटल N लिखा हो तो भी नॉर्मलता को व्यक्त करेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सीखते हैं कि n फैक्टर कैसे निकालते हैं, और इस नॉर्मलता पे आधारित एक उदाहरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए, चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग n फैक्टर की गणना कैसे करते हैं जानते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे इसकी चीज लिख रखी है, एसिड, बेस, साल्ट, आयन, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इन सबका n फैक्टर अलग अलग तरीके से निकाला जाता है जिसको हम लोग सीखेंगे। इस n फैक्टर को बैलेंसिंग फैक्टर या इसको Z से भी प्रदर्शित किया जाता है, इसको बैलेंसिंग फैक्टर भी कहा जाता है। तो चाहे n फैक्टर दे और चाहे बैलेंसिंग फैक्टर दे, आप इसको एक ही समझेंगे, उसी को हम लोग निकालना सीखने जा रहे हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि जो विलियन होगा उसमें
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमको एन फैक्टर वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो जो विलयन, किसी विलयन में जो विलेय होता है वो विलेय कोई अम्ल हो सकता है, कोई क्षार हो सकता है, कोई लवण हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, या कोई अपचायक या ऑक्सीकारक पदार्थ भी हो सकता है। यही कारण है कि अलग अलग पदार्थों का एन फैक्टर अलग अलग तरीके से, अलग अलग नियम से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है ये सीखते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है एसिड यानी अम्ल, और अम्ल की विशेषता क्या होती है कि कोई भी अम्ल होता है उसके पास विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, अर्थात उसके पास विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु या आयन होते हैं। तो जो अम्ल होता है उसका एन फैक्टर निकालने के लिए हमको उस अम्ल के एक अणु में मौजूद, ठीक है, ध्यान देंगे कि उस अम्ल की, किसी भी अम्ल का एन फैक्टर निकालेंगे तो उस अम्ल के एक अणु में मौजूद विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन आयनों की जो संख्या होती है वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमने एक अम्ल लिया HCl, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है उसका। अब पूछे इसका एन फैक्टर बताओ, तो इसको जब जल में डालेंगे तो एक H+ और एक Cl- देगा, अर्थात इसके पास विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु कितने, आयन कितने होंगे, एक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस HCl का एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा, एक होगा। एक दूसरा अम्ल लेते हैं, मान लीजिए H2SO4, तो जब इसको जल में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूटेगा, तो ये हमको 2H+ देगा। तो इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 2 हैं, तो इसका एन फैक्टर जो होगा वो होगा 2। समझ में बात आ रही है। तो किसी भी अम्ल का जो एन फैक्टर होता है वो उसमें मौजूद, ठीक है ना, H+ की संख्या पर निर्भर करता है या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है, जो अम्ल की विशेषता होती है, ठीक है। H+ कैसे, प्रति मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना H+ होगा वो उसका एन फैक्टर होता है। इसके लिए एक नाम और हम लोग यूज करते हैं, किसी भी अम्ल में जो H+ होता है या हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो उसकी क्षारकता भी कहलाती है। ध्यान देंगे, अम्ल की क्षारकता, ठीक है, अम्ल की क्षारकता। तो जब आप तुल्यांकी भार निकालोगे, तुल्यांकी भार Em बराबर क्या था, Em बराबर था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो था तुल्यांकी भार का फार्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए कहीं कहीं बुक्स में देखेंगे आप एन फैक्टर की जगह पे क्या लिखा होगा, यदि कोई अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना होता है तो वहां पे लिखा होगा अणु भार बटा अम्ल की क्षारकता। तो इसी एन फैक्टर जो होता है इसी को अम्ल की क्षारकता भी कहते हैं। कभी कभी सीधे इसी से प्रश्न पूछ देता है कि अम्ल है, इसकी क्षारकता बताइए। तो चाहे अम्ल की क्षारकता पूछे और चाहे उसके लिए एन फैक्टर पूछे, उसमें मौजूद हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर आप रख सकते हैं। तो आई होप आपको अम्ल का एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर या क्षारकता निकालना आ गया होगा। अब चलते हैं क्षार पे। तो कोई भी क्षार होता है उसकी विशेषता होती है कि उसमें OH आयन होता है। कौन सा आयन होता है, जिस प्रकार से अम्ल में H+ होता है जैसे क्षार में OH आयन होता है। तो जिस तरीके से हमने अम्ल की का एन फैक्टर निकाला था उसमें मौजूद हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ठीक उसी तरीके से क्षार की का जो एन फैक्टर या क्षार की हम लोग अम्लता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अम्लता। तो क्षार का जो एन फैक्टर होता है वो उसमें मौजूद OH आयन पे निर्भर करता है। एक मोल में कितने OH आयन होंगे वही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे, ठीक है, OH आयन प्रति मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया NaOH, ये देखिए OH हो गया, ये एक बेस है। अब पूछे कि इसकी अम्लता बताओ या इसका एन फैक्टर निकालो, इसमें कितना OH आयन है, इसको जल में डालेंगे तो एक N+ देगा और एक OH- देगा। तो इसकी जो अम्लता होगी वो कितनी होगी, एक, या एन फैक्टर कितना होगा, एक। दूसरा एक क्षार आप ले सकते हैं जैसे CaOH का ट्वाइस। अब इसको जल में डालेंगे तो 2 OH आयन मिलेगा। तो इस CaOH ट्वाइस का जो क्षार है इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर होगा 2। तो इस तरीके से क्षारों का एन फैक्टर निकालते हैं।
अब अगला बात है लवण साल्ट वे होते हैं जिनमें न H प्लस होता है न OH माइनस होता है, जैसे Cl। तो इस प्रकार के यौगिकों का n फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या किया जाता है कि उस लवण में, उस साल्ट या इसको लवण बोलते हैं, ठीक है, इसको क्षार बोलते हैं। तो उस लवण में जो लवण में एक प्लस चार्ज वाला आयन होगा, एक माइनस चार्ज वाला, तो उसमें किसी एक को लेना रहेगा। जैसे इसमें इसको जल में डालेंगे तो एक Na प्लस देगा और एक Cl माइनस देगा। तो इसमें से किसी एक आयन को ले लेंगे, क्योंकि लवण में धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है, तो कोई एक हमको लेना रहेगा। तो जो उसमें धनायन होंगे या जो उसमें ऋणायन होंगे वही उसका एन फैक्टर होगा। जैसे नमक का एन फैक्टर पूछे तो एन फैक्टर नमक का जब निकालेंगे तो केवल Na को लोगे या केवल Cl माइनस को लोगे, तो Na प्लस को लोगे तो भी एक आएगा और Cl माइनस को लोगे तो भी इसका एन फैक्टर कितना आएगा? एक ही आएगा। अगला ले लेते हैं CaCO3, ठीक है। इस कैल्शियम पे होता है 2 + 4, CO3 पे होता है 2 - 4। तो किसी एक आयन को आप ले लेंगे, तो एक आयन को लेंगे तो इसमें से किसी भी तरीके से एन फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस तरीके से किसी भी लवण में मौजूद धनायन या ऋणायन की संख्या, ठीक है, किसी भी लवण में मौजूद धनायन और ऋणायन की संख्या उसका एन फैक्टर कहलाता है। इस तरीके से इसका एन फैक्टर निकालेंगे। अगला है आयंस। जैसे किसी विलयन में कोई आयन घुला है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो आयंस का एन फैक्टर निकालना और आसान है। जैसे मान लीजिए इसमें सल्फेट आयन घुला है और इसका एन फैक्टर निकालना है, तो उस आयन पे जो चार्ज होगा, ठीक है, किसी भी आयन पे जो आवेश होगा वही उसका एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे SO4 पे 2 - चार्ज है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। एन फैक्टर का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जो नंबर होगा वही एन फैक्टर कहलाएगा। अब अगला है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी अपचायक और ऑक्सीकारक एजेंट। तो इनका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? इनका एन फैक्टर हम इस तरीके से निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, या कितने इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला जो पदार्थ होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो कोई रिड्यूसिंग यानी कोई अपचायक है तो कितना इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहा है उस क्रिया में, ठीक है। तो कोई भी अपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागने के हिसाब से 5 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसका एन फैक्टर 5 होगा। 6 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसका एन फैक्टर होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस तरीके से ऑक्सीकारक और अपचायक जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन और उनके द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर उनका एन फैक्टर निकालते हैं। तो आई होप आपको एन फैक्टर निकालना भी आ गया होगा, नॉर्मलता क्या होती है समझ में आ गया होगा। अब इसके आधारित एक हम लोग उदाहरण को हल करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नॉर्मलता पे आधारित एक सवाल यहाँ पे देखते हैं। एक सवाल मैंने यहाँ पे नोट किया है, 0.3 m फास्फोरस अम्ल, इसका फार्मूला लिखा है H3PO3 की नॉर्मलता क्या होगी। जरा सवाल को समझिए, क्या क्या डाटा इसमें दे रखा है और क्या पूछ रहा है। पूछने के लिए तुमसे नॉर्मलता पूछ रहा है और यहाँ पे डाटा देखिए सिर्फ दिया है कि 0.3 m। याद करिए, जब भी किसी डाटा में मैंने कहा था कैपिटल M लिखा मतलब उतने मोलर का वो विलयन है, अर्थात उस विलयन की मोलरता दे रखा है। तो मोलरता दे के आपसे नॉर्मलता पूछ रहा है। तो अभी हम लोग मोलरता और नॉर्मलता में रिलेशन देखा है कि नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणा एन फैक्टर। तो इस फार्मूला से इस सवाल को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। इस फार्मूला से इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। क्या क्या दे रखा है? m का मान दे रखा है, कितना? 0.3, ठीक है। और बाकी आपके सामने आंसर ऑप्शन के रूप में दे रखा है 0.1 होगा कि 0.9 होगा, 0.3 और 0.6 होगा। तो n बराबर हो जाएगा, m का मान दे रखा है 0.3 इंटू एन फैक्टर। अब देखिए एक अम्ल है
और अम्ल का आयन फैक्टर कैसे निकालना है, तो मैंने कहा है कि अम्ल में जो विस्थापनी हाइड्रोजन परमाणु होंगे वही उसका आयन फैक्टर होगा, ठीक है। बट जो फास्फोरस के अम्ल होते हैं उनका आयन फैक्टर निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। यहाँ पे सीधे 3 रख देंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, इसका आयन फैक्टर 3 नहीं होता है। इसको जानने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। जैसे इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये फास्फोरस है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए फार्मूला H3 1 2 3 हाइड्रोजन, P और O3 1 2 3, तो ये फार्मूला इसका बना H3PO3। अब जो फास्फोरस के अम्ल होते हैं उनका आयन फैक्टर एक्चुअल में उसमें मौजूद OH परमाणु, OH आयन की संख्या पर निर्भर करता है, H पे नहीं निर्भर करता है। इसमें तो H 1 है तो इसके हिसाब से इसकी नाम इसका आयन फैक्टर तो 1 होना चाहिए, बट इसमें जो OH है कितने हैं 2, तो इसका आयन फैक्टर होता है 2। तो अब इस फार्मूला में हमको इसका आयन फैक्टर कितना रखना होगा 2, इसका डबल हो जाएगा तो आंसर क्या होना जाएगा 0.6। तो ये डी वाला आंसर इसका सही है। तो इस तरीके से आप नॉर्मलता पे आधारित किसी भी प्रकार का सवाल पूछेगा, मैंने सारा फार्मूला आपको बता दिया है, आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।